1947 के वक्त हमारा भारत देश 565 टुकड़ों में बटा हुआ था, जहाँ के राजा महाराजा वहां पर रूल करते थे। भारत में ही अलग अलग जगह का अलग अलग कानून था। हमारे देश को चलाने के लिए ना कोई सिस्टम था और ना ही कोई प्रोसेस था। इवन खाने के लिए इनफ खाना तक नहीं था, जिसकी वजह से भूखमरी से लाखों लोग मर रहे थे। दुश्मन अगर हमला करे तो उन्हें जवाब देने के लिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग आर्मी भी नहीं थी। इन शॉर्ट पूरा देश बिखरा पड़ा था और तभी कुछ लोग सामने आए। इन्होंने ना ही उस बिखरे हुए भारत को संभाला, बल्कि इतना काबिल बनाया कि आज वही बिखरा हुआ भारत दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में आता है। पर कभी सोचा है कि क्या थी उन लोगों की कहानी जिन्होंने आजादी के बाद हमारे भारत को अपने पैरों पे खड़ा किया? लिटरली हमें इन लोगों के कंट्रीब्यूशन के बारे में इतनी सी भी आइडिया नहीं है, और ये बात मुझे रियलाइज हुई इनके बारे में रिसर्च करते वक्त। और इसीलिए इस वीडियो में लेकर आया हूं ऐसे 9 लोगों की कहानियां जिन्होंने एक्चुअल में भारत को बनाया। The men who built India after independence। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना ताकि कोई भी कहानी मिस ना हो। So let's start with the video। अगर ये इंसान नहीं होते ना तो आज हमें कश्मीर से कन्याकुमारी जाने के लिए भी 10-15 वीजा लेने पड़ते। आजादी के वक्त हमारा भारत 565 प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था, जहां के राजा वहां पर रूल करते थे। और उस वक्त का ये सबसे इंपॉर्टेंट काम था कि सबसे पहले इन 565 स्टेट्स को भारत में इंटीग्रेट किया जाए। और इसके लिए चुना गया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। उन्होंने अपने सेक्रेटरी वीपी मेनन के साथ एक स्टेट डिपार्टमेंट बनाया, जिसका सिर्फ एक ही काम था, इंडिया को यूनाइट करना। इसके लिए उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जो आज भी भारत का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है, जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इस कॉन्ट्रैक्ट में 3 चीजें थी जिसको अग्री करा के 565 स्टेट से इसको साइन करवाना था। फर्स्ट, किसी भी स्टेट की कोई प्राइवेट आर्मी नहीं होगी और हर स्टेट को प्रोटेक्शन इंडियन आर्मी ही देगी। सेकंड, कोई भी प्रिंसली स्टेट खुद की फॉरेन पॉलिसी नहीं रखेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉरेन पॉलिसीज को ही फॉलो करेगा। एंड थर्ड वाज कम्युनिकेशन की सारी चीजें जैसे कि रोड, टेलीकॉम, ट्रेन्स, ब्रिजेस, ये सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कई राजाओं ने अग्री किया और कईयों ने नहीं किया, पर साम दाम दंड भेद से ही सही, पर उन्होंने उस बिखरे हुए भारत को यूनाइट कर ही दिया। और इसीलिए उनके स्टैचू को स्टैचू ऑफ यूनिटी का नाम दिया है। अगर ये इंसान नहीं होते तो ना ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई बनता और ना ही इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतना स्ट्रांग होता। इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले पूरे देश में प्लेस टू प्लेस रूपी बहुत वोलाटाइल था। फॉर एग्जांपल, अगर दिल्ली में 1 रुपए में 2 लीटर दूध मिलता था तो मुंबई में 1 रुपए में सिर्फ 1 लीटर ही दूध मिलता था। और इसीलिए 1923 में अंबेडकर जी ने एक बुक लिखी थी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, जिसमें उन्होंने इंडियन मॉनेटरी सिस्टम के कुछ प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस भी दिए थे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रपोज किया था कि इंडिया की करेंसी को मैनेज करने के लिए एक सेंट्रल बैंक बनाई जाए। और आगे अंबेडकर जी के विजन से ही 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्म हुई, जिससे इंडिया की मॉनेटरी सिस्टम स्टेबल और वोलेटिलिटी कम हो गई। आगे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के टाइम अंबेडकर जी ने उस वक्त के 60 बड़े बड़े कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज को बारीकी से स्टडी किया, और उसमें से इंडिया के लिए क्या सही और गलत है वो स्टडी करके उन्होंने 1.5 साल में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। इनके स्मार्टनेस का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि जहां आज एक स्मार्ट बंदे की, नॉर्मल नहीं स्मार्ट बंदे की, एक पीएचडी करने में हालत खराब हो जाती है, वहां इन्होंने 4 पीएचडी कंप्लीट की थी। अगर ये इंसान नहीं होते तो ना इंडियन मिलिट्री टेक्नोलॉजी वाइज इतनी स्ट्रांग होती और शायद आज हम चंद्रयान, मंगलयान कुछ भी लॉन्च नहीं कर पाते। 1962 में पाकिस्तान ने नासा की हेल्प से उनका पहला सैटेलाइट लॉन्च किया। और किसी भी कंट्री का जितना स्ट्रांग स्पेस सेक्टर होता है उतनी ही उनकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी वाइज एडवांस और स्ट्रांग होती है। और पाकिस्तान की मिलिट्री इंडिया से स्ट्रांग होना इंडिया के लिए थ्रेट था, और इस बात को विक्रम साराभाई बहुत अच्छे से जानते थे। इंडिया के स्पेस सेक्टर को एक्सप्लोर करना क्यों इंपॉर्टेंट था, इसके पीछे ये 3 रीजंस भी थे। आर्मी के पास इंडिया के एक्यूरेट मैप्स हो, इसके लिए सैटेलाइट से ज्योग्राफिकल सर्वे जरूरी था। बेटर फार्मिंग के लिए एटमॉस्फेयर और वेदर को प्रेडिक्ट करना भी जरूरी था। और पूरे देश में टीवी और रेडियो से सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन बेटर करना भी इंपॉर्टेंट था। और इसीलिए विक्रम साराभाई ने भी इंडिया का भी स्पेस प्रोग्राम हो, इसके लिए गवर्नमेंट को अप्रोच किया। पर मीडिया ने उनके इस स्टेप को क्रिटिसाइज किया ये कहकर कि इंडिया नीड राइस नॉट रॉकेट्स। इन सब के बावजूद इन्होंने गवर्नमेंट को स्पेस प्रोग्राम के लिए कन्विंस किया, जिसे आज हम इसरो के नाम से जानते हैं, जिससे आज हम दुनिया नहीं पहुंच पाई वहां तक पहुंचे। दूसरे देशों के 100 सैटेलाइट हम एक टाइम पे स्पेस में लॉन्च करते हैं, और ये सब पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ दिस मैन।
आज इंडिया के पास 164 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, पर सैडली हमें न्यूक्लियर सुपर पावर बनाने वाले इंडियन ओपनहाइमर के बारे में 10 में से 9 लोगों को पता ही नहीं है। 1947 तक अंग्रेजों ने इकोनॉमिकली हमें इतना डिस्ट्रॉय करके रख दिया था कि अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ही भारत को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बना सकता था। पर इसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उसका इंडिया में ऑलरेडी क्राइसिस चल रहा था, और इलेक्ट्रिसिटी का ये प्रॉब्लम एटॉमिक एनर्जी से सॉल्व हो सकता है, ये हमारे इस स्टोरी के हीरो होमी भाभा को अच्छे से पता था। इसलिए 1948 में पंडित नेहरू को इसके लिए कन्विंस करके उन्होंने भारत की फर्स्ट एटॉमिक रिसर्च फैसिलिटी बनाई, और आगे 1956 में इंडिया का ही नहीं बल्कि एशिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया, जिससे एटॉमिक एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती थी। इस एटॉमिक एनर्जी से बॉम्ब भी बनाया जा सकता था, लेकिन हमारे उस वक्त के लीडर्स इस बॉम्ब बनाने के फेवर में नहीं थे। पर जब 1964 में चाइना ने उनका फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया, तब होमी भाभा ने पब्लिकली अनाउंस किया कि अगले 18 महीनों में वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे। उस वक्त के शांतिप्रिय लीडर्स ने इसे मना किया, पर आगे भारत पाकिस्तान वॉर की वजह से भारत पर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का प्रेशर बढ़ा। बट होमी भाभा इसके ऊपर काम शुरू करते इससे पहले ही 1966 में एक सस्पिशियस प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई। पर उन्हीं के रिसर्च को यूज करके आगे 1974 में भारत ने पोखरण में हमारा फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट किया, जहां भारत को पहला एटॉमिक बॉम्ब मिला। ये एक शख्स अगर इंडिया में नहीं होता ना, तो आजादी के बाद इंडस्ट्रियल, मिलिट्री, साइंस और हेल्थ सेक्टर में इंडिया को ग्रो करते करते सालों लग जाते। आजादी के बाद देश के हालात इतने खराब हो चुके थे कि लोग बीमार पड़ रहे थे, पर हेल्थ केयर की कोई भी फैसिलिटीज नहीं थी। पूरे देश में एनर्जी क्राइसिस चल रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स थे, जिसकी वजह से ना इंडस्ट्रीज ग्रो हो रही थी और ना ही लोगों को जॉब्स मिल रहे थे। इस पर काम करने के लिए लोग तो थे, पर इसके लिए जो पैसा लगने वाला था वो गवर्नमेंट के पास भी नहीं था। और तभी एक बिजनेसमैन सामने आया जिनका नाम था जेआरडी टाटा। एनर्जी क्राइसिस से निकलने के लिए होमी भाभा के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को जेआरडी ने ही फंड किया था। देश का सबसे पहला कैंसर हॉस्पिटल भी इन्होंने ही बनवाया, और इंडिया की हेल्थ केयर को इंप्रूव करने के लिए पूरे देश में साइंटिफिक और मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी बनाए। जेआरडी टाटा ग्रुप को 14 कंपनी से 95 कंपनीज तक लेकर गए, जिससे लाखों को रोजगार मिला, और एम्प्लॉइज के लिए फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, गुड सैलरी, रहने के लिए घर, मेडिकल सपोर्ट जैसी चीजें अवेलेबल करा के उन्होंने एम्प्लॉय की लाइफ में एक रिवॉल्यूशन भी लाया। साले अंग्रेजों की ये हरकत किसी के भी आंखों में आंसू ला देगी, और अगर उस वक्त ये इंसान नहीं होते तो हमारे थाली में आज भी दाल चावल अमेरिका से ही आ रहा होता। अंग्रेजों के नीड के हिसाब से खेती करने की वजह से हमारे खेतों की फर्टिलिटी खत्म हो चुकी थी। लोग बढ़ रहे थे पर अनाज का प्रोडक्शन घट रहा था। उसमें भी इन ब्रिटिशर्स ने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे पब्लिक का मैक्सिमम खाना लड़ रहे सोल्जर्स के लिए भेज दिया, और उसी वक्त खाना ना मिलने की वजह से बंगाल में 30 लाख इंडियंस मारे गए। इस इंसिडेंट ने एक यंग बंदे को अंदर से हिला दिया। उसने डिसाइड किया कि वो इंडिया की भूख मिटाएगा, और उसने एग्रीकल्चर में ही अपना काम और रिसर्च चालू किया। रिसर्च में उन्हें पता चला कि उस वक्त इंडिया में जो भी राइस और व्हीट के क्रॉप्स होते थे वो ग्रो होते वक्त जमीन से इतना लंबे ग्रो होते थे कि उनके वेट की वजह से नीचे गिर के खराब होते थे, जिससे अनाज का प्रोडक्शन घट जाता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो अलग अलग देशों से व्हीट और राइस के जीन्स इंडिया में लेकर आए और उनको इंडिया के हिसाब से मॉडिफाई किया। इससे सिर्फ 5 सालों में व्हीट का प्रोडक्शन 70 लाख टन से बढ़ा, जिससे इंडिया की भूख मिट गई। एग्रीकल्चर में उन्होंने ऐसे कई रिवॉल्यूशन किए, इसलिए हमारे इस स्टोरी के हीरो एमएस स्वामीनाथन जी को फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। आज दुनिया का 25% दूध हमारा अकेला इंडिया प्रोड्यूस करता है, और ये सब पॉसिबल हुआ इस एक इंसान की वजह से। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान से सुनना। आजादी तक हमारे खेत तो बंजर हो चुके थे और किसानों से उनके दूध का मैक्सिमम पैसा भी मिडलमैन लेकर जाते थे। इससे तंग आकर किसानों ने खुद की एक कोऑपरेटिव डेयरी कंपनी खोली, पर उस वक्त इस कंपनी को चलाने और ग्रो करने के लिए एक स्मार्ट आदमी चाहिए था, और तभी एंट्री हुई हमारे इस स्टोरी के हीरो वर्गीस कुरियन जी की। इन्होंने अपने मार्केटिंग और इनोवेटिव स्किल्स से दूध के मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाकर दूध को लोगों की लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बना दिया, जिससे लोगों के बीच दूध की डिमांड बढ़ी और साथ ही फार्मर्स की इनकम भी। अब जो एक्सेस मिल्क रहता था वो जल्दी खराब हो जाता था, इसके लिए उन्होंने अपने दोस्त एचएम दलाया की हेल्प से इस दूध से स्किम्ड मिल्क पाउडर और कंडेंस्ड मिल्क बनाने की टेक्निक ढूंढी, जो इंडिया के लिए एक इन्वेंशन था। और इसके बाद तो मानो इंडिया में दूध की बाढ़ सी आ गई, जिसने हमारे टूटे हुए फार्मर्स को फाइनेंशियली सक्षम बनाया, और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है।
1962 तक हमारी आर्मी वर्ल्ड वॉर 2 के इक्विपमेंट्स यूज कर रही थी। हाई अल्टीट्यूड पर दुश्मन से फाइट करने के लिए ना प्रॉपर कपड़े थे, ना प्रॉपर ट्रेनिंग और ना ही कोई गियर्स। और शायद इसी वजह से हम 1962 में चाइना के साथ वॉर हार गए। पर यह सब बदला हमारे इस स्टोरी के हीरो और इंडिया के फर्स्ट फील्ड मार्शल सर सैम मानेकशॉ की वजह से। आज तक इंडिया की हिस्ट्री में 2 लोग ही फील्ड मार्शल बने हैं, जिसमें पहला नाम सैम मानेकशॉ का था। फील्ड मार्शल आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों को वॉर सिचुएशन में कंट्रोल करता है और यह पोजीशन सिर्फ उसे ही दी जाती है जिसमें कोई एक्सेप्शनल क्वालिटीज हो, और सैम में वो थी। 1932 में उन्होंने ब्रिटिश इंडिया आर्मी ज्वाइन की। 1942 में जापान के अगेंस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त उन्हें 9 गोलियां लगी, बट स्टिल ही सर्वाइव। चाइना के साथ 1962 का वॉर हारने के बाद सैम ने हमारी इंडियन आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए खुद आर्मी के सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स डिजाइन किए, आर्मी फोर्सेस को एक्सट्रीमली डिसिप्लिन और कैपेबल बनाया। आर्मी सोल्जर्स के लिए फ्लैट और उनके बच्चों के लिए केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत भी इन्होंने ही की थी। इन्होंने हमारे इंडियन आर्मी को इतना स्ट्रॉन्ग और कैपेबल बनाया कि उनके इंचार्ज रहते हुए इंडिया एक भी वॉर नहीं हारा। पंडित नेहरू ने इंडिया के लिए क्या ही किया है? अगर यह क्वेश्चन आपके दिमाग में भी है ना, तो यह स्टोरी आपके लिए है। एज अ पॉलिटिशियन एक स्टेबल कंट्री को चलाना आसान है, उससे भी आसान है एक ग्रोइंग कंट्री को चलाना। पर जब कंट्री के हालात कुछ ऐसे हो जहां 100 में से 80 लोगों को 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा है, सिर्फ 12% लोगों को पढ़ना लिखना आता है, देश में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो पा रही है, देश की जीडीपी नेगेटिव में है, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, देश को चलाने के लिए कोई सिस्टम नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, देश को बाहर के दुश्मनों से ज्यादा अंदर के लोगों से खतरा है। जिन लोगों से देश आजाद हुआ है वो क्लेम कर रहे हैं कि ये देश कुछ ही सालों में कोलैप्स हो जाएगा। ऐसे हालातों में पंडित नेहरू देश के प्राइम मिनिस्टर बने और अगले 15 सालों में ही हम इन हालातों से दुनिया की 7th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल कंट्री बन गए। पंडित नेहरू जी ने आईआईटी और आईआईएम्स की शुरुआत की। इन्हीं के लीडरशिप में इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, एलआईसी जैसी कई सारी पीएसयू कंपनीज बनी। जब आपके हारने के चांसेस 99% होना, उन हालातों में लीड करना इज नॉट इजी। सो हैव रिस्पेक्ट फॉर सच पर्सनालिटीज एंड शेयर दिस वीडियो प्राउडली। जय हिंद।